मित्रों नमस्कार, मैं आशीष तिवारी। आज हम लोग एक नई विषय पर चर्चा करेंगे। आज हम लोग चर्चा करेंगे एसडीजी विषय पर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल विषय पर। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 17 बिंदु तय किया है विश्व के मानव समाज के विकास के लिए। 17 बिंदु, आवश्यक 17 बिंदु, उसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कहते हैं, सतत विकास के लक्ष्य कहते हैं। सरकार में, विश्व में जितनी भी सरकारें हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो या फिर स्थानीय स्वशासन हो, इन 17 बिंदु को प्राप्त करने के लिए काम कर रही हैं। तो अब जितने भी देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देश हैं, वो उनका ये दायित्व है कि ये 17 बिंदु में आवश्यक काम करें और अपनी जनता के लाभार्थ काम करें, है ना। तो ये 17 बिंदु संयुक्त राष्ट्र संघ ने दिया हुआ है और इसको अचीव करने के लिए विश्व की समस्त सरकारें काम कर रही हैं। सन 2000 से 2015 के बीच में संयुक्त राष्ट्र संघ ने सहस्त्राब्दी विकास के लक्ष्य, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के 8 बिंदु बताए थे। इन 8 बिंदुओं पे काम करना था। सन 2015 का जब टाइम पीरियड खत्म हो गया तो 2015 से लेकर के 2030 के बीच में सतत विकास के लक्ष्य एसडीजी विषय पर के 17 बिंदु संयुक्त राष्ट्र संघ ने दिए थे। तो हम लोग चर्चा करेंगे। पहले हम लोग मिलेनियम डेवलपमेंट गोल मतलब सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य के विषय में चर्चा कर लेते हैं। इसके बाद, जिसका टाइम पीरियड खत्म हो चुका है, इसके बाद हम लोग 2015 से लेकर के 2030 के बीच में जो सतत विकास के लक्ष्य हैं, उन विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग तय करते हैं कि किन किन विषयों पर हमारी सरकार ने काम किया है। तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में सब पहला बिंदु था गरीबी उन्मूलन एवं कुपोषण उन्मूलन, है ना। तो सरकारों ने इसके विषय पर काम किया होगा। दूसरा, प्राथमिक शिक्षा का विश्वव्यापीकरण। तीसरा, लैंगिक समतुल्यता एवं महिला सशक्तिकरण। चौथा, शिशु मृत्यु दर में कमी लाना। पांचवां, मातृ मृत्यु दर में कमी लाना। छठवां, गंभीर बीमारियों के बचाव एवं नियंत्रण। लक्ष्य 7वां था पर्यावरणीय संवहनीयता। लक्ष्य 8वां था वैश्विक भागीदारी। तो ये इस प्रकार से ये 8 लक्ष्य थे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के 2000 से 2015 के बीच में। 2015 से 2030 के बीच में संयुक्त राष्ट्र संघ ने कुल 17 बिंदु तय किए गए हैं एसडीजी के, सतत विकास के लक्ष्य को। अब हमें मतलब भारत देश की सरकार को, राज्य सरकारों को और स्थानीय स्वशासन को इन 17 बिंदुओं पर काम करना है। तो जल्दी से हम लोग जान जाते हैं कि वो 17 बिंदु कौन कौन से हैं। तो पहला है गरीबी का अंत, ठीक है। तो वो 17 बिंदु पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग एक एक विषय पर थोड़ा थोड़ा कम समय के लिए चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है ना। तो पहला है गरीबी का अंत। दूसरा है शून्य भूखमरी। तीसरा है अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण। चौथा है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। पांचवा है लैंगिक समतुल्यता। छठवां है स्वच्छ जल एवं स्वच्छता। सातवां है सस्ती एवं अच्छी ऊर्जा। आठवां है सम्मानजनक काम और आर्थिक विकास। 9वां है उद्योग, नवाचार एवं मूलभूत संरचना। 10वां है असमानताओं में कमी। 11वां है स्थानीय शहरों एवं सामुदायिक स्थायी शहर एवं समुदाय। लक्ष्य 12वां है जिम्मेदार खपत और जिम्मेदार उत्पादन। लक्ष्य 13 है जलवायु कार्यवाही। लक्ष्य 14 है जल के नीचे का जीवन। लक्ष्य 15 है भूमि पर जीवन। लक्ष्य 16 है शांति, न्याय एवं सशक्त संस्थान। और लक्ष्य 17 है लक्ष्यों के लिए भागीदारी। तो अब इस 17 बिंदु जो हैं, इन 17 बिंदुओं पर हम सब लोगों को मिलकर के काम करना है इसके विकास के लिए। ये 17 बिंदु का लक्ष्य अगर आम जनता के लिए, आम जनता तक पहुंच जाए तो हमारा जो समाज है, हमारा जो देश है, वो कहीं ना कहीं हम डेवलपमेंट होते जाएंगे, हमारा विकास होता जाएगा। आखिर हम ये सब समझते हैं कि सरकार का काम क्या है। सरकार का केवल 2 ही काम है। क्या क्या? लोगों को सामाजिक न्याय मिले, ठीक है, और उनका आर्थिक विकास हो। तो सरकार जो काम करती है वो ये 2 ही काम के लिए करती है। अगर कोई चपरासी है तो वो भी इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए काम करता है, और यदि कोई प्रधानमंत्री है तो वो भी इसी उद्देश्य के लिए काम करता है। चपरासी जो है वो फाइल को यहाँ से लेकर के वहाँ पहुँचाता है, इसलिए क्योंकि उसका काम जल्दी जल्दी हो, और काम अगर जल्दी जल्दी होगा तो उसका लाभ जो है आम व्यक्ति को ही मिलेगा, है ना। चपरासी का अपना दायित्व है। प्रधानमंत्री का जो दायित्व है वो भी इसीलिए है, वो भी इसीलिए काम करता है कि लोगों को सामाजिक न्याय मिले और सामाजिक न्याय के साथ उसका दिनों दिन आर्थिक विकास होता रहे। तो ये मूलभूत तो है। कोई कलेक्टर हो, चाहे कोई चपरासी हो, तहसीलदार हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, सब लोग, पूरी सरकारी संस्थाएं काम इसीलिए करती हैं कि आम जनता को सामाजिक न्याय मिले और उनका आर्थिक विकास हो। तो पहले हम लोग एक विषय पर चर्चा कर लेते हैं, गरीबी का अंत।
तो गरीबी का अंत, सरकार का मूल उद्देश्य यही है कि लोगों का गरीबी कैसे हम दूर कर सकते हैं, गरीबी का अंत किस प्रकार से कर सकते हैं। तो आप लोग देखते होंगे ना, सरकार बहुत सारी योजनाएं बनाती है। मान लीजिए प्रधानमंत्री आवास योजना, लोगों को घर मिल जा रहा है तो लोगों का आर्थिक विकास हुआ ना भाई। लोगों को मनरेगा योजना के अंतर्गत रोजगार मिल रहा है तो उनको गरीबी का अंत हुआ। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत उनको शौचालय मिल गया, गरीबी का अंत हुआ। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत उनको गैस चूल्हा मिल रहा है तो भी उनका गरीबी का अंत हुआ। तो सरकार किसी न किसी प्रकार से ऐसा प्रयास करती है कि उनके गरीबी का अंत हो सके, हम उनको इतना सक्षम बना सकें या हम उनको इतने सुविधा दे सकें कि उनकी गरीबी का अंत हो जाए। सरकार एकदम न्यूनतम मूल्य पर उनको भोज्य पदार्थ देता है। किस लिए? कि अगर आपके भोजन की समस्या तो हम दूर कर दे रहे हैं, भोजन की समस्या के बाद आप धन कमाएं। वैसे भी भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू है। इसका मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति भूख से नहीं मरना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति भूख से मरता है तो इसकी जिम्मेदारी भारत सरकार की है ना। उस व्यक्ति की गलती नहीं है, वो गलती सरकार की मानी जाएगी। तो ये एकदम बेसिक फंडामेंटल है। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं और हमारा जो दूसरा बिंदु है वो है शून्य भूखमरी। तो शून्य भूखमरी की बात हम लोग ऐसे भी कर लिए हैं कि भारत सरकार इसीलिए खाद्य सुरक्षा का अधिनियम लाया है कि कोई भी व्यक्ति भूख से कम नहीं मरना चाहिए, है ना। तो इसलिए सरकार ने ये तय किया है कि लोगों को उनके भोजन के लिए व्यवस्था किया जाए, और अगर कोई व्यक्ति भूख से मरता है तो उसकी जिम्मेदारी भारत सरकार की होगी, ठीक है। इसलिए आप लोग देखते होंगे अभी कुछ दिनों पहले हमारे जिले में 1 वर्ष पहले हमारे जिले में एक व्यक्ति भूख से मर गया था। इसमें सरकार की बड़ी किरकिरी हुई थी। क्यों? इसलिए हुई थी क्योंकि खाद्य सुरक्षा का अधिकार अधिनियम पूरे भारत सरकार पे लागू है, पूरे भारत देश पे लागू है। अर्थात कोई भी व्यक्ति भूख से तो नहीं मरना चाहिए। तो अब हम लोग थोड़ा सा तीसरा पॉइंट की ओर जाते हैं, अच्छा स्वास्थ्य और चिकित्सा। तीसरा बिंदु है हमारा अच्छा स्वास्थ्य और चिकित्सा। तो सरकार, आप लोग देख रहे हैं कि कई प्रकार की योजनाएं सरकार ने निकाला हुआ है, किस लिए? कि लोगों को सही ढंग से सही चिकित्सा मिल सके। तो अच्छा स्वास्थ्य और चिकित्सा, तो सरकार, विभिन्न सरकारें, चाहे स्थानीय स्वशासन हो, राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो, तीनों ही सरकार अपने अपने स्तर पर योजनाएं बना रही हैं ताकि लोगों को अच्छा स्वास्थ्य और चिकित्सा की सुविधाएं मिल सकें। अभी कोरोना के प्रभाव में भी आप लोग देख लीजिए कि सरकार ही पूरा व्यवस्था कर रही है, इलाज का खर्च, चाहे रहने, सारा चीज़ का। क्यों? क्योंकि ये सरकार का दायित्व है, ठीक है। तो अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण, इस विषय पे हम लोग बात कर लिए। फिर आगे हम लोग चर्चा करते हैं लक्ष्य चौथा पर, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। तो शिक्षा का अधिकार भी, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 भी भारत देश पे लागू है, संपूर्ण भारत देश पे लागू है। इसका मतलब ये कि 0 से लेकर के 14 साल तक के बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है ना। मुफ्त शिक्षा भारत सरकार देगा। अगर कोई अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहा है तो इसकी जिम्मेदारी भी भारत सरकार, है ना, इसका जिम्मेदारी उस व्यक्ति को होगा। परंतु भारत सरकार ने 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने के लिए ये काम किया हुआ है ना। शिक्षा का अधिकार अधिनियम आप लोग अधिनियम बना हुआ है। अधिनियम मतलब क्या? अधिनियम मतलब कि कानून। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम ये है। तो हम लोग आगे बात करते हैं लैंगिक समतुल्यता। हमारा अगला बिंदु है लैंगिक समतुल्यता। तो लैंगिक समतुल्यता क्या? मतलब महिला और पुरुष को सरकार एक ही जैसा ट्रीट करे और दोनों में असीम संभावनाएं हों आगे बढ़ने के लिए। मतलब कोई इस चलते न रुक जाए कि वो महिला है या इस चलते न रुक जाए कि वो पुरुष है। इसलिए आप लोग देखे होंगे कि विभिन्न नौकरी में या फिर चुनाव में जो सीटों का बंटवारा होता है वो महिला पुरुष के आधार पर अलग अलग उसको वर्गीकृत कर दिया जाता है कि भाई नौकरी में इतना % आरक्षण महिला के लिए रहेगा, चुनाव में इतना % आरक्षण महिला के लिए रहेगा। क्यों? लैंगिक समतुल्यता हासिल करने के लिए। महिलाओं के साथ शुरू से बहुत अत्याचार होता रहा है, लेकिन स्वतंत्र भारत में हम लोग देखते हैं कि महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत सारे काम सरकार ने किया है। वो इसीलिए क्योंकि महिलाएं कहीं समाज में पीछे न रह जाएं। उनकी जनसंख्या तो 50% है, मतलब आधी जनसंख्या अगर पुरुष की है तो आधी जनसंख्या महिलाओं की है। तो अगर महिला घर में बैठ जाती है तो डेवलपमेंट तो रुक जाएगा ना, क्योंकि अगर विकास चाहिए तो दोनों रेलगाड़ी के दोनों पहियों को साथ साथ चलना पड़ेगा।
तो इसलिए लैंगिक संतुलितता बहुत महत्वपूर्ण विषय है। उस महत्वपूर्ण विषय पर सरकार भी समझती है और विभिन्न प्रकार के सरकार ने शोध किए हुए हैं और महिलाओं को किस प्रकार से आगे बढ़ाया जा सकता है, इस विषय पर सरकार काम कर रही है। हर सरकार अपने अपने स्तर पर नियम कानून बनाती हैं। केंद्र सरकार अपने स्तर पर बनाती है, राज्य सरकार अपने स्तर पर बनाती है और स्थानीय स्वशासन की सरकारें जो हैं, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका, ये हम शहरी तरफ देख लें, या फिर ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत, ये तीनों भी अपने अपने स्तर पर काम करते हैं महिलाओं के सशक्त और संपन्न बनाने के लिए, है ना। फिर आगे हम लोग नेक्स्ट बिंदु पर बात करते हैं स्वच्छ जल एवं स्वच्छता। आप लोग देख ही रहे हैं कि 2 अक्टूबर 2014 से स्वच्छ भारत मिशन भारत देश में चालू हुआ है और स्वच्छता के प्रति कितना लोगों को जागरूक किया जा रहा है, लोगों को बताया जा रहा है कि किस प्रकार से आप स्वच्छ रहते हैं तो आपको ज़्यादा बीमारी नहीं होता है, आपका विकास सही होता है। मैं आपको लोगों को एक बात और बता दूं कि 0 से लेकर के 5 वर्ष की जो उम्र का जो आयु पीरियड है, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है विकास के लिए। क्यों? इन 5 सालों में बच्चे का मानसिक विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास बहुत हो जाता है, शारीरिक विकास तो खैर धीरे धीरे होता है, लेकिन अगर इस समय अगर उस बच्चे को उल्टी दस्त या हो गया तो चूंकि बच्चा थोड़ा थोड़ा भोजन करता है तो उसके पास जो थोड़े थोड़े न्यूट्रिएंट्स है ना जमा होते रहते हैं। अगर उसको दस्त हो गया तो एक ही बार में वो गिर जाता है, तो एक ही बार में जब वो उसका जो पोषक तत्व है वो गिर जाता है तो वो उसको फिर से हासिल करने में उसको समय लगता है और वो समय जो है उसके विकास वहाँ पे रुक जाता है। तो इसलिए आप लोग देख रहे होंगे कि आप लोग देखते होंगे कि किसी का हाइट कम है, कम हो, ज़्यादा विकसित नहीं हो पा रहा है, किसी की बौद्धिक शक्ति उतनी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कहीं ना कहीं बचपन में उसका बौद्धिक विकास रुक गया। और उसका बौद्धिक विकास क्यों रुका? क्योंकि हो ना हो उसको बचपन में वो उसके स्वच्छता पर ध्यान नहीं दिया गया होगा और जब स्वच्छता पर ध्यान नहीं दिया गया होगा तो उसको उल्टी दस्त हुए होंगे और उसके पोषक पदार्थ रुके होंगे कहीं ना कहीं, ऐसा मान करके चलते हैं। तो हमको ये ध्यान देना है कि स्वच्छता बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम अपने बच्चे के स्वच्छता पर ध्यान दिए और 0 से लेकर के 5 साल की आयु के बीच में अगर उसका ठीक ढंग से ध्यान दिए तो क्या होगा कि उसका विकास सही ढंग से होगा और विकास अगर सही होगा तो वो निश्चित रूप से अपने लक्ष्यों की प्राप्ति आसानी से कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका मानसिक विकास सही ढंग से हुआ रहेगा और उसका शारीरिक विकास भी सही ढंग से हुआ रहेगा, है ना। तो इसलिए स्वच्छता बहुत आवश्यक है और हर सरकारें अपने अपने स्तर पर काम कर रही हैं। फिर आगे के बिंदु पे हम लोग आते हैं उद्योग, नवाचार और मूलभूत संरचना। ठीक है, सरकार का ये दायित्व है कि उद्योग, नवाचार और मूलभूत संरचना के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सरकार करे। सरकार कैसे करेगा? सरकार वो स्थिति समाज को देगा कि लोग उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित हों, कुछ नया चीज करने के लिए प्रोत्साहित हों और मूलभूत संरचना उनको मिल सके। आप लोग देखते होंगे ना कि उद्योगों के लिए अलग से जमीन आरक्षित किया जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि सरकार का ये दायित्व है कि वो परिस्थिति पैदा करके दे समाज को कि लोग आसानी से उद्योग लगा सकें और उसका क्रियान्वयन सही ढंग से कर सकें। अगर सरकार, मान लीजिए उद्योग लगाने के लिए हमको पानी चाहिए, बिजली चाहिए, अगर सरकार हमको नहीं देगा तो हम उद्योग तो लगा नहीं पाएंगे, है ना। तो सरकार का ये दायित्व है कि समाज को सही जगह पर बिजली मिल सके, पानी मिल सके, मैन पावर मिल सके, इसके लिए वो अधोसंरचना विकास करे। ठीक है, और ये हमारे SDG का एक बिंदु भी है। मतलब विश्व की संयुक्त राष्ट्र संघ वो चाहता है कि ऐसा वातावरण हर जगह निर्मित हो, हर सरकारें ऐसा वातावरण निर्मित कराएं कि लोगों को उद्योग, नवाचार और मूलभूत संरचनाएं आसानी से मिल सके। नेक्स्ट बिंदु पे आते हैं लक्ष्य नंबर 10। लक्ष्य नंबर 10 है असमानताओं में कमी। ये समझने की बात है कि असमानताओं में कमी मतलब क्या है? मतलब हम देखते हैं कि गांव का कोई बच्चा है तो उसको जो उसके लिए जो चीज़ें हैं वो शहर में जो मान लीजिए शहर का जो बच्चा है, शहर का बच्चा को फिर बहुत जल्दी में इंटरनेट मिल जा रहा है, गांव के बच्चों को इंटरनेट नहीं मिल पा रहा है। स्वास्थ्य सुविधा गांव के बच्चों को नहीं मिल पा रहा है, शहर के लोगों को मिल जा रहा है ना। तो ये जो असमानता है, ये असमानताओं में हम कैसे कमी ला सकें? क्यों?
जब अगर ज़रूरत से ज़्यादा असमानता होगा तो क्या होगा, गांव का आदमी अपना जगह ज़मीन बेच करके वो शहर आना चाहेगा। शहर आना चाहेगा, क्यों आना चाहेगा? क्योंकि उसको सारी सुविधाएं शहर में आसानी से मिल जा रही हैं। पेपर उसको आसानी से मिल जा रहा है शहर में, बिजली मिल जा रहा है, टेलीफोन मिल जा रहा है, नेटवर्क मिल जा रहा है, हॉस्पिटल मिल जा रहा है, स्कूल मिल जा रहा है। तो वो गाँव में क्यों रहेगा, वो शहर में आ जाएगा। लेकिन समझने की स्थिति बात यह है कि अगर वो गाँव छोड़ करके शहर में आ जाता है तो शहर में क्या होगा? शहर में होगा ये कि शहर के जो रहने के स्थान है वो रहने लायक रह नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि हॉस्पिटल की क्षमता मान लीजिए 100 बेड की है, लेकिन गांव से जब लोग आने लगे तो मरीज हो गए 500, तो हॉस्पिटल का स्थिति चरमरा जाएगा। स्कूल की कैपेसिटी 100 लोगों की है, पहुंच गए पढ़ने वाले 1000 लोग, तो स्कूल की स्थिति चरमरा जाएगी। नाली उतना वेस्ट मटेरियल को निकाल नहीं पाएगा, है ना। तो गांव की भी अर्थव्यवस्था खत्म हो जाएगी और शहर की भी अर्थव्यवस्था खत्म हो जाएगी। तो इसलिए करना क्या है? करना ये है कि हम जो सुविधाएं शहर वालों के पास सुलभ में ही उपलब्ध हैं, वही सुविधाएं गांव वालों को भी मिले। तो ऐसे करने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार अपने अपने स्तर पर काम कर रही है। वैसे हम भारत देश की बात अगर करें तो रूरबन मिशन भारत सरकार ने चालू किया है, छत्तीसगढ़ से ही चालू किया है रूरबन मिशन। रूरबन मिशन के लिए कर ये रहा है सरकार। छोटी सी बात बताऊं मैं, तो वो क्लस्टर वाइज मतलब 15-20 गांवों के बीच में एक ऐसा शहर को डेवलप कर दे रहा है जहां वो सारी सुविधाएं, वो शहर वाला सुविधाएं ही मिल जाएगा। तो ऐसा करके सरकार ये चाहता है कि गांव के लोग का पलायन जो शहर की ओर हो रहा है उसको हम रोक सकें या कम कर सकें। ये असमानताओं की कमी के लिए ही है, ये अति आवश्यक है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो अभी भी हम देख रहे हैं और आने वाले कुछ समय में हम लोग और देखेंगे कि गांव के लोग आकर के शहर में बस जाएंगे। और अच्छा भी है, लेकिन होगा क्या? शहर की भी अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी और गांव वालों की भी अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी। तो सरकार को ये प्रयास करना है कि असमानताएं जो दिख रही हैं उसको हम कम से कम कर सकें। अगला बिंदु पे हम लोग बात करते हैं स्थायी शहरें एवं समुदाय। स्थायी शहरें और समुदाय। अब हम लोग देखते हैं कि स्थायी शहर, तो पहले हम थोड़ा समझना चाहते हैं कि शहर किसको बोलते हैं और गांव किसको कहते हैं। ठीक है, आप लोगों में से कोई बताना चाहेगा कि शहर किसको बोलते हैं? तो शहर वो जगह है जहां उत्पाद को बेचा जाता है और गांव वो जगह है जहां उत्पादन किया जाता है। ठीक है, शहर हमेशा बेचने वाला जगह है। ठीक है, तो स्थायी शहरें, अब किसी शहर में व्यापार ही ना हो तो वो क्या शहर रहेगा? नहीं रहेगा। तो तय हमको ये करना है कि व्यापारिक मंडियां जो है, शहर जो है, उसको हम स्थायी किस प्रकार से बनाए रखें। स्थायी शहरें और समुदाय और कम्युनिटी का जो है डेवलपमेंट सही ढंग से हो, इसके लिए सरकार विभिन्न प्रकार से प्रयास करती है और करना चाहिए। हर सरकार, चाहे स्थानीय स्वशासन हो या केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ये अपने स्तर पर काम करती है। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट विषय पर चर्चा करते हैं। लक्ष्य नंबर 12, जिम्मेदारी के साथ खपत और जिम्मेदारी के साथ उत्पादन। अब ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि जिम्मेदारी के साथ खपत क्या है और जिम्मेदारी के साथ उत्पादन क्या है। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए आप किसी पेड़ को काटे और काट करके बेचे, तो वन विभाग आपको पकड़ करके जेल ले जाएगा, है ना। लेकिन वही वन विभाग जंगल के पेड़ को काटता भी है और बेचता भी है, तो क्या वो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है? नुकसान पहुंचा रहा है ना। लेकिन काटता तो है और बेचता है, तो वो काटता क्यों है? वन विभाग का काम तो है कि पेड़ को बचा करके रखना ना। लेकिन हमारे मानव सभ्यता के विकास के लिए लकड़ी आवश्यक है ना। तो सभ्यता के विकास के लकड़ी की आवश्यकता है, तो लकड़ी की आवश्यकता है तो लकड़ी तो तभी प्राप्त होगा जब पेड़ काटा जाएगा। तो इसलिए वन विभाग पेड़ काटता है और उसको बेचता है ताकि हमको लकड़ी मिल सके और मानव सभ्यता के विकास के लिए जो लकड़ी की आवश्यकता है उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। और वन विभाग ये भी सुनिश्चित करता है कि जितना पेड़ उसने काटा है उस पेड़ को कब काटे, जब उस पेड़ की अपनी औसत आयु पूरी कर लेता है पेड़ तब काटे और उस स्थान पर नया पेड़ लगा दे, है ना। क्योंकि डेवलपमेंट तो रोकना नहीं है ना, मानव सभ्यता का विकास होता रहे, देश का विकास होता रहे, ये आवश्यक है। पेड़ कटता है, लकड़ी की आवश्यकता है तो पेड़ तो कटे, ठीक है, लेकिन उसके स्थान पर दूसरी जगह लगे। अब कुछ पर्यावरणविद कहेंगे कि नहीं, बॉक्साइट का उत्खनन नहीं होना चाहिए, कोयला का उत्खनन नहीं होना चाहिए, लकड़ी नहीं कटना चाहिए। तो लकड़ी नहीं कटेगा, बॉक्साइट का उत्खनन नहीं होगा, कोयला का उत्खनन नहीं होगा, तो सभ्यता का विकास कैसे होगा भाई?
सभ्यता के विकास के लिए तो ये सब चीज़ आवश्यक है ना। जो पर्यावरणविद कहते हैं कि बॉक्साइट का उत्खनन नहीं होना चाहिए, कोयला का उत्खनन नहीं होना चाहिए, तो फिर उनको बॉक्साइट का एल्युमिनियम का उत्पादन का उपयोग नहीं करना चाहिए, हवाई जहाज में नहीं चढ़ना चाहिए, बस में नहीं चढ़ना चाहिए, मोटरसाइकिल नहीं चलना चाहिए। लेकिन वो सब चीज़ तो उनको चाहिए, बस चिल्लाएंगे कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए। ठीक है, तो जिम्मेदारी के साथ हम खपत करें और जिम्मेदारी के साथ उसका उत्पादन करें। अगर लकड़ी का खपत हम कर रहे हैं तो जो उसी जिम्मेदारी के साथ हम लकड़ी का उत्पादन भी करें। ठीक है, बॉक्साइट का अगर उत्खनन कर रहे हैं तो उससे जितना पर्यावरण का क्षति हो रहा है, हम उस पर्यावरण को संभालने के लिए उतना वृक्ष का लगाएं। तो यही है जिम्मेदारी के साथ खपत और जिम्मेदारी के साथ उत्पादन। लक्ष्य 13 है जलवायु परिवर्तन। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण पूरे विश्व में पर्यावरण जो है खराब हुआ है। उस पर्यावरण के कारण हमारे जलवायु में परिवर्तन हो रहा है। पहले की तुलना में अब गर्मी ज़्यादा लगने लगा है, बरसात असमय होता है ना। तो जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, तो सभी सरकार ये प्रयास करेंगी कि हम कैसे क्या करके जलवायु के परिवर्तन की गति को कम कर सकें, वृक्ष कैसे लगा सकते हैं, पर्यावरण की क्षति को कैसे रोक सकते हैं। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड या इस प्रकार की जो गैसें हैं, ग्रीन हाउस गैसें हैं, उनको कैसे उत्पादन उसका कम से कम हो, उत्सर्जन कम से कम हो। ठीक है, ये सब चीज़ सरकार तय करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। जल के नीचे का जीवन। ठीक है, वैसे तो पूरे पृथ्वी में 71% जल है, लेकिन फिर भी पीने योग्य पानी या मीठा पानी केवल 1% है ना। और उसी 1% में हमको सारे काम कर रहे हैं। नहाना है हमको उसी 1% में, कपड़ा धोना है उसी 1% में, खेत में पानी पटाना है उसी 1% में, मवेशियों को नहलाना है, कपड़ा धोना है, बर्तन धोना है, हमको जो भी काम करना है वो केवल 1% मृदु जल में करना है। क्योंकि बाकी के बाकी जो जल हैं पूरी पृथ्वी में 71% जल, 29% स्थल है ना। लेकिन ये हमको जो इतना ज़्यादा जो पानी है उसका केवल 1% पानी का ही उपयोग हम लोग करते हैं। तो और वो भी जल जो है, जल की उपलब्धता सभी लोगों को हो, पीने के लिए भी, कपड़ा धोने के लिए भी, खेतों में पानी पटाने के लिए भी। नहीं तो कहीं अब राजस्थान में तो जो है पानी ही नहीं, और बिहार के लोग पानी में ही नहा रहे हैं। ठीक है, मिसयूज हो रहा है, मतलब ऐसा हो नहीं रहा है, मैं एक एग्जाम्पल के रूप में बात कर रहा हूँ। ठीक है, बिहार वाले नाराज मत होइएगा। तो पानी को हमको ऐसा करना है कि जितनी भी मानव सभ्यता जहाँ जहाँ भी है सबके लिए वो हो। ठीक है ना। आगे हम लोग बात करते हैं भूमि पर जीवन। ठीक है, अब भूमि पर जीवन मतलब इसका सिंपल सा ये है कि सभी के लिए भूमि की उपलब्धता हो। कोई एक व्यक्ति पूरा जमींदार बन करके ना बैठे, बाद बाकी लोग किसी के पास घर बनाने के लिए भी जमीन ना हो, तो ये गलत बात है ना। तो भूमि पर जीवन का मतलब ये कि सभी लोगों के लिए भूमि की उपलब्धता हो। ठीक है, आगे हम लोग चर्चा करते हैं लक्ष्य नंबर 16, शांति, न्याय एवं सशक्त संस्थान। तो शांति की स्थापना करने के लिए पूरे समाज में शांति हो, न्याय व्यवस्था से कानून चले, इसके लिए सशक्त संस्थान होने चाहिए। सभी सरकार इसके लिए काम करें, शांति समाज में रहे, इसके लिए सशक्त संस्थान बने। ठीक है ना, ये सरकारों का भी काम है। क्योंकि वैसे भी आर्थिक सभी को सामाजिक न्याय मिले और सभी का आर्थिक विकास हो, यही तो सरकार का मूल भावना है। तो सामाजिक न्याय का मतलब ये कि उस व्यक्ति को सामाजिक रूप से न्याय मिले। ठीक है, आगे लक्ष्यों के लिए भागीदारी। 8वां लक्ष्य, अंतिम लक्ष्य है, लक्ष्य नंबर 17, लक्ष्यों के लिए भागीदारी। तो ये तय करना भी सरकार का ही दायित्व है कि ये जितने भी लक्ष्य हैं, इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सभी व्यक्ति की भागीदारी होनी चाहिए। भागीदारी कैसे होगी, ये सुनिश्चित करना सरकार का काम है।
और संयुक्त राष्ट्र संघ इन 17 बिंदुओं से ये चाहता है कि पूरे विश्व में सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक विकास सभी मानव समाज के लोगों का हो। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी लोग बड़े ध्यान से सुने, धन्यवाद। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब करें। आप ऐसा करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। नमस्कार, जय हिंद।